हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भैया केस स्टडी जो आने वाली है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स के पेपर में 11 मार्च को, उसमें हमको हाथ कैसे चलाना है, वो क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जो केस स्टडी फिर से आएगी, कितने मार्क्स की? टोटल 12 मार्क्स की। अब जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, केस स्टडी होती ही नहीं, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड भी दिए होंगे बच्चों ने, और उन पे भी केस स्टडी सॉल्व करने में उनको भी मुश्किल आती है, तो क्या करेंगे वही देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहली टिप देखो, केस स्टडी क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन हमको मिलेंगे 5 मार्क्स के भी और 3 मार्क्स के भी, 2 मार्क्स के भी, 1 मार्क्स के भी। 5 आंसर के 5 मार्क्स में मिलेंगे हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें हमको दबा दबा के स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, जब जाके एग्जामिनर हमको मार्क्स दे पाएगा। वहाँ पे भी टाइम की जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट आंसर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जब जाके वहाँ पे आंसर आएगा, जब जाके हमको 1 नंबर मिलेगा। तो वहाँ पे भी हमको टाइम की ज़रूरत पड़ने ही वाली है अपने एग्ज़ाम में। इसलिए केस स्टडी के क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा टाइम उन पर स्पेंड नहीं करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं आज की स्ट्रेटजी। आज की स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ मैं कि केस स्टडी में सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए जरा, देखिए, स्टेप्स टू सॉल्व द केस स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं आज की वीडियो में। देख क्या है, क्या ध्यान में रखना है। पहली बात, अब जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, केस स्टडी उसने करके नहीं देखी आज तक, समझ में ही नहीं आती, तो ध्यान से देखना, पॉइंट तुम्हारे लिए ये है। मैथ्स कीवर्ड अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन में जो भी मैथ्स कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उनको सबसे पहले अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन है तो केस स्टडी वाला, रियल लाइफ से लिंक्ड, लेकिन हम उसमें क्या देखेंगे? मैथ्स के कीवर्ड्स, और उनको अंडरलाइन कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या पूछा है कंसेप्ट, जो पूछ रखा है उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट, मैथ्स कीवर्ड अंडरलाइन करो। दूसरा पॉइंट, जो भी कंसेप्ट दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट डुबके लगा देंगे भैया, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उस पर, जो पैसेज में लिखा हुआ है हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। इसका एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी, देखो ध्यान से। फिर ये वाला पॉइंट देखिए भैया क्या लिखा हुआ है। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो इस पॉइंट को देखे ध्यान से। PYQs एंड सैंपल पेपर से कंसेप्ट देख लेने हैं कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है केस बेस्ड क्वेश्चंस में। देखो, प्रीवियस ईयर तुम्हारे पास है, सैंपल पेपर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास NCERT है, एग्जाम्पलर की बुक है अपनी, बहुत सारे सोर्सेज है तुम्हारे पास, उनमें जाओ भैया, वहां पे देखो केस स्टडी में पूछता क्या है, कौन से कंसेप्ट पूछता है, कहाँ से केस स्टडी आती है। मैक्सिमम मिनिमम में से आती है पेपर में, प्रोबेबिलिटी में से पूछता है, मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम पूछता है। देखो जाके उसमें क्या क्या पूछता है वो, और उन्हीं उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड, जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम मिनिमा से पूछ रहा है वो, तो मैक्सिमम मिनिमा के लगभग 10 क्वेश्चन, 10 वर्ड प्रॉब्लम्स हमको करके देख लेनी है एग्जाम से पहले। प्रोबेबिलिटी में से पूछता है, प्रोबेबिलिटी में से 10 करके देख लेनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम से पहले हर कंसेप्ट के। जो जो भी कंसेप्ट प्रीवियस ईयर को देखो एनालाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। हर सोर्सेज उठा के देखो, एक सैंपल पेपर ले आओ, उसमें से देखो क्या क्या पूछता है, और उसी कंसेप्ट के बेस्ड, उसी कंसेप्ट के ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ही एग्जाम में जाना है कम से कम। क्यों करके जाना है? क्योंकि 10 क्वेश्चन कर लोगे तो ना, तो एक दिमाग में बिल्ड हो जाएगा कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन होते कैसे हैं। क्लियर? फिर तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, और 90% काम तो हुआ भाई है, क्योंकि तुम घर से 10 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस करके आए हो उसकी। चलिए भैया, अब एग्जांपल से समझते हैं, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ करना क्या है तुम्हें। अब देखो करोगे कैसे तुम एनालाइज पेपर को। ये क्वेश्चन तुमने सैंपल पेपर में से देखा, क्या लिखा हुआ है इसमें कि भैया ये कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ फंक्शन पर्सन ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल इलनेस। घर पे ऐसे देखना सैंपल पेपर को एनालाइज करके, ये फंक्शन मिला, फंक्शन मिल गया भैया हमको। पूछता क्या है, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब जो होशियार बच्चा है वो क्या करेगा, डिफरेंशिएबल पूछ रहा है फंक्शन की, तो किसका टॉपिक बन गया ये, डिफरेंशिएबिलिटी का। बिल्कुल सही बात। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बेस्ड, के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन कम से कम करके देख लेने हैं हमें। तो हमारे लिए आज से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी इसके 10 क्वेश्चन भैया, लगभग कम से कम 10 क्वेश्चन हम करके देख लेंगे पेपर से पहले। कहाँ से करके देखेंगे अफसर, कहाँ से करके देखेंगे? वो देखेंगे हम NCERT की बुक में से, अपनी बेस्ट बुक, उसमें से देखो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करो, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करनी है। उसके बाद आओ, इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट m। अगर 6 क्रिटिकल पॉइंट है, अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना निकल के इसमें,
तो भैया हमको क्रिटिकल पॉइंट भी समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे है। क्रिटिकल पॉइंट इसके बेस्ड के इस पे ऊपर बेस्ड हम कम से कम 10 क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड करके देखेंगे एग्जाम से पहले। क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे, क्यों यूज होता है ये, उसके बाद की कहानी। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लिया फंक्शन का, तो वहां पे भी हमको प्रैक्टिस करके देखनी है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग एंड भैया डिक्रीजिंग, ऐसे एनालाइज करना है। तो हमें ध्यान में आ गया है कि पेपर से पहले हम ये तीन कंसेप्ट पूरे के पूरे 10-10 क्वेश्चन इन सब पे बेस्ड करके जाएंगे एग्जाम्स में, अंदर जब जाएंगे हम एग्जाम्स को देने के लिए। क्लियर, ऐसे एनालाइज करना है। तो देखो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही है, मैक्सिमम मिनिमा का। देखिए क्या है, एक उसने ये दे दिया, क्या कह रहा है देखो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 2x 2y, तुमने पढ़ के देखा। एरिया फंक्शन निकालना है रेक्टेंगल का, तो एरिया फंक्शन सिंपल है, a इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो कर लोगे, यहाँ तक कुछ नहीं आया क्वेश्चन में। बेसिकली वो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ x निकालो। अब लेंथ क्या है, लेंथ तो दी हुई है उसने 2x, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 2y दी हुई ना, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आया 4xy में। अब ये कह रहा है इन टर्म्स ऑफ x निकालिए जी इसको। अब इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालोगे, ये तो xy दोनों में आया है। तो क्या करते हैं, फंक्शन को एक वेरिएबल में लाने के लिए ये थ्योरी पता होनी चाहिए। ये थ्योरी कहाँ से पता लगती है, ये थ्योरी पता लगती है जिसने मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स करी हुई है। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए हमें करके देखनी है कम से कम 10 एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि वो यहाँ यूज होती है। क्लियर, चलिए भैया गिवन की हेल्प से करते हैं। ये डिटेल वीडियो नहीं है, इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, बस ये बता रहा हूँ एनालाइज कैसे करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो, और उसके बेस पे हमको क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं कम से कम 10। चलिए भैया क्रिटिकल पॉइंट पूछ, तो यहाँ से हमें पता लग गया ना कि मैक्सिमा मिनिमा कि कम से कम 10 वर्ड प्रॉब्लम्स तो करके जाने ही जानी है भैया एग्जाम में। क्रिटिकल पॉइंट, फिर से क्रिटिकल पॉइंट अभी तो देखा था, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्रिटिकल पॉइंट ये आना ही चाहिए, सिंपल। तीसरी कहानी, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आ गया। अब वो बच्चा तो बेवकूफ़ी रहेगा ना जिसने देख लिया सैंपल पेपर में कि पूछ रहा है भैया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और फिर भी करके नहीं आ रहा है, तो उससे बड़ा बकलोल कौन होगा। सही है कि नहीं। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के भी हमें लगभग भैया कितने क्वेश्चन करके देखने एग्जाम से पहले, लगभग 10। बिल्कुल सही बात है। ये 3 कंसेप्ट देखो यहाँ से निकल के आए, 3 कंसेप्ट यहाँ से निकल के आए, इनके करो ना भैया 10-10 क्वेश्चन। ये केस स्टडी छोड़ो, बाकी क्वेश्चंस में भी काम में आएंगे, जो 5 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, क्या सिखा रहा देखते हैं कैसे एनालाइज करेंगे इसको। ये कह रहा है देयर आर 2 एंटीग्राफ्टेड गन्स, ये लिखा हुआ, इस पे आता है डायरेक्ट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। 2 गन दी हुई है, दोनों की दोनों आसमान में इसको शूट कर रही है भैया। ये ए है, ये बी है, आसमान में ये एरोप्लेन को शूट कर रही है। इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि केवल एक ही शूट करेगी। तो कैसे निकालोगे इसको, ए शूट करेगी, बी नहीं करेगी, बी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस, ये केस बना ना अलग दूसरा, तो प्लस आया। फिर ए नहीं शूट करेगी, बी करेगी। तो साफ दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन किस पे जा रहा है, सीधा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो बीच में मल्टीप्लाई हो रही है इसमें और केस बन रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई होती है, केस बनते हैं, वो कहाँ जाता है, बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर। हमेशा ध्यान में रखेंगे एग्जाम में जाके। तो क्या सीख लिया हमने कि हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के कम से कम भी 10 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। दूसरी बात देखो, इफ इट इज नोन डेट शेल फायर्ड एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन। क्या गिवन है कि एग्जैक्टली नोन है ना, कोई चीज नोन है तो क्वेश्चन किसी तरह भाग रहा है, बिल्कुल सही बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आनी चाहिए। क्लियर, हमें उसके भी समझ में आई है कहानी, हमें उसके भी लगभग एग्जाम में जाने से पहले 10 क्वेश्चन करके देखने हैं। कहाँ से करके देखने हैं वो बता चुका हूँ, अपनी सीबीएसई अपनी एनसीईआरटी की बुक में से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 ही पूछ रहा है देखो। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर नहीं पाओगे क्या, अगर इनके ही लगभग 10, इसके भी 10 क्वेश्चन करके देख लो, टोटल 20 क्वेश्चन ऐसे हाथ दौड़ाएंगे एग्जाम में। मोस्ट इंटरेस्टिंग कहानी। अब देखो सोल्व तो सभी कर रहे हैं,
क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर मेहनत नहीं करी है हमने पूरे साल में, मार्क्स तो सबको चाहिए, तो आखिरी टाइम में ये काम करो, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन एनालाइज करो और उसके कंसेप्ट पे बेस्ड 10-10 क्वेश्चन करके देखो कम से कम। देखो भैया आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, क्या पूछता है ये देखते हैं। फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड द एरर। एंड आ गया बीच में, जिस क्वेश्चन में बीच में एंड आ जाए वो क्वेश्चन भी बनता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। अब ये बात कैसे पता लगेगी सर हमें? हमें तो पता नहीं, आपको तो पता। ये पता लगेगी जब लगभग 10 क्वेश्चन करके देख लोगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड, आइडिया हो जाएगा कि भैया हाथ कैसे चलाना है इसमें, एंड आएगा क्या करेंगे, रैंडमली आएगा क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखो ये वाला क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी, तो कर मारो इसके 10 क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले। क्या लिखा हुआ है ये निकालना है जी हमको। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमको ये निकालना है 1/3 प्रोबेबिलिटी ई आई बाय ए, समेशन है ना, तो 1 डालो इसके अंदर, 1 डाल दिया तो E1/A प्लस E2/A, समेशन आया तो प्लस, फिर दोबारा आई पे गया 2, E2/A फिर प्लस PE3/S, ये लिखा। अब ये क्या है, ये कुछ बेस थ्योरम जैसा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, जिसमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती है। अगर किसी क्वेश्चन में इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाए और ए पहले हो चुका हो तो वो क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सही बात है, बेस थ्योरम का। समझ में आई, पकड़ में आई कहानी। तो इसलिए बेस थ्योरम के भी क्वेश्चन कर मारो कम से कम 10, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। ऐसे करेंगे हम एग्जाम में जाके काम। बस क्या पूछ रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी, थर्ड में टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, साफ ही लिखा हुआ है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें एग्जाम में जाने से पहले करके जानी है, कम से कम भी 10 क्वेश्चन। देखो ऐसे एनालाइज करना है हमको अपने पेपर को। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी किसका है, प्रोबेबिलिटी का, साफ दिखाई देता है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज रैंडमली चूजन सील्ड विद। रैंडमली बोल दिया उसने, जिस क्वेश्चन में भी रैंडमली आ जाए, मतलब देखो सीड कितने हैं, A2 A1 A2 A3, A1 A2, 3 सीड है भैया इसमें, क्लियर है। हमने एक सीड चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर जाए, जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है उसने, 1 2 3। अब चीज जो सीड है वो चूज करना है, फिर उसके अंदर जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी देखनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो बनता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। कैसे पता चलेगा, देखो सीड चूज करेंगे, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है को जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेट को ए इवेंट मान लिया सपोज, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो PA1, पहले तो सीड चूज करोगे ना, सीड क्या है A1, सपोज A1 चूज कर लिया, A1 को चूज कर लिया हमने, उसके अंदर क्या झांक मारेंगे हम, उसके अंदर देखेंगे A को ढूंढेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर जाए। उसको हमने A माना हुआ है कि वो जर्मिनेट कर जाए, देखो A मान लिया। अब क्या हो चुका है, हमने सीड चूज कर लिया ना A1, वो नीचे आएगा, ऐसे करेंगे, प्लस PA2, इसका मतलब क्या है, हमने दूसरा सीड चूज किया, फिर हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम झांक मार रहे हैं कि भैया वो जर्मिनेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। A2 को, A2 हो चुका है, A2 चूज कर लिया, ऐसे ही PE3। ऐसे बढ़ना है भैया हमको आगे एग्जाम में। हमने क्या सीख लिया इस क्वेश्चन से, हमने एनालाइज करके घर में बैठ के अपने बिस्तर पे ये सीख लिया है कि भैया इस वाले क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी झांक मारो भैया, 10 क्वेश्चन कर गए उसके। ऐसे करेंगे हम कहानी सिंपल एग्जाम में। तो देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन देखे आज की वीडियो में हमने, और तीनों के तीनों क्वेश्चंस में क्या लगती है, टोटल प्रोबेबिलिटी लगती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी डेट सीड ऑफ टाइप A2 गिवन डेट आ गया है किसी क्वेश्चन में, तो वो CP का बनेगा ही बनेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो इन देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये क्वेश्चन, ये भी MTCP, दोनों प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में यही पूछता है वो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जाम में जाने से पहले हमको करके देख लेनी है। ध्यान में रखिए 10-10 क्वेश्चन कम से कम। चलिए भैया ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ध्यान से देखा पढ़ के, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या इनका, फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह रहा है, इस पैसेज को पढ़ के क्या फाइंड करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब जिस बच्चे ने मैट्रिक्स चैप्टर में जाके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे लिखनी है हमको वो सॉल्व करा हुआ है, उसका होगा नहीं क्या क्वेश्चन ये।
तो इसलिए बच्चों स्टेप्स देख लो आप क्या क्या लिखे हुए हैं घर पे, हर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे निकलती है, सिंपल। उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करते हैं, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में करते कैसे हैं ये देख लो। फिर सोल्व करना है हमको, सोल्व लेंथ और ब्रेथ निकालना है, सोल्व करके ही निकलता है बेसिकली। जिसने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है तो उसके लिए वीडियो बन रही है ये। क्या सीखा घर पे, हमें पता लग गया क्वेश्चन किसके बेस्ड के ऊपर, किस पे ऊपर आ सकता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के ऊपर। तो उसके क्वेश्चन यहाँ लिख लिया अपनी कॉपी में कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट बन चुका है हमारे लिए। हम इसके 10 क्वेश्चन कम से कम एग्ज़ाम में जाने से पहले करके जाएंगे। कहाँ से करके जाएंगे, सैम्पल पेपर में से। ये भी सैम्पल पेपर में से तो लिया है मैंने, देखो ओस वाले के सैम्पल पेपर में है ये वाला क्वेश्चन 23 में, पेपर 3 में वो भी। तो वहाँ से देखो सोल्यूशन भी सब कुछ दिया हुआ है, सोल्यूशन कहीं से भी मिल जाएगा, टेक्निक नहीं मिलेगी जो भी बता दी है वीडियो में। चलिए भैया टेक्निक क्या सीखी हमने, टेक्निक सीखी हमने आज की वीडियो में कि भैया सबसे पहले एग्ज़ाम में जाके, एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना है, दोबारा देखते हैं, चलिए समराइज करते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले हमको एनालाइज करना है केस स्टडीज़ को जो हमारे सैम्पल पेपर PYQs में आई हुई है। उसमें से हम देख लेंगे हर कंसेप्ट क्या क्या यूज़ हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमा, जो भी कुछ यूज़ हो रहा है उसमें, उसके बेस्ड के उसके ऊपर हम कम से कम 10 क्वेश्चन हर कंसेप्ट के ऊपर करके देखेंगे घर में एग्ज़ाम में जाने से पहले। उसके और एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में हमको केस स्टडी पढ़नी है और उसमें मैथ्स की टर्म्स को अंडरलाइन कर लेना है, जो भी मैथ्स की टर्म्स मिलेगी। केस स्टडी मत सोचो है वो नॉर्मल मैथ का क्वेश्चन ही, हम उसमें मैथ्स के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और क्या पूछा है कंसेप्ट उस पर भैया सीधा डुबकी लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये करना है एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो केस स्टडी के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, सब टाइम भी नहीं बचा है इतना एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका बोर्ड एग्ज़ाम 11 मार्च को। इसलिए सिंपल कंसेप्ट देखो क्या पूछ रखा है, उसके बेस्ड पे कम से कम 10 क्वेश्चन करके देखो। मेनली कंसेप्ट टोटल मिला के आपके पास 10 कंसेप्ट है, उसकी लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से कंसेप्ट सारे मिल जाएंगे। उसके बेस्ड के ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। वो भी चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं उसकी भी लिस्ट दे दूंगा, हर कंसेप्ट के ऊपर 10-10 क्वेश्चन। क्लियर है, वो करके जाओ, पकड़ में आएगी कहानी और बढ़िया पेपर करके आओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।